हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज रहे हैं और मैं भास्कर मिश्रा होली के बाद वापस आपके साथ इस सेशन का हिस्सा बन रहा हूँ। आपके लिए ये सीरीज जो सीरीज है बहुत ही खास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज हमारी पूरी टीम ला रही है। मैं आपके लिए जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक खास सेशन लाता हूँ। आज के दिन यानी कि हम ला रहे हैं आपके लिए बीसीएसबीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो नंबर दिला देता है आपको। और इसी से संबंधित है आपका आरबीआईओएस, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। उसके बारे में आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे हम। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और मॉड्यूल सी इस समय पढ़ रहे हैं हम। मॉड्यूल सी का ये टॉपिक है। मॉड्यूल सी है, एक तरह से देखा जाए रिटेल बैंकिंग से संबंधित मार्केटिंग जो है वो पूरी आपको मॉड्यूल सी के अंतर्गत मिलती है। और एग्जाम में यहां से भी कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। मैं लगातार उन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कर रहा हूं। आज का जो क्लास है, आज की जो टॉपिक है वो है बीसीएसबीआई। व्हाट इज बीसीएसबीआई? बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब हमारे बैंकिंग बिजनेस की बात करें, हम बैंकिंग फील्ड की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो बैंकों को किस प्रकार की प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना जरूरी है, किस प्रकार के स्टैंडर्ड्स को उन्हें फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार की सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि देश में बैंकिंग सेक्टर पर आम जनता का ट्रस्ट बने, मार्केट कॉम्पिटिटिव हो और बैंकिंग सर्विसेज लगातार की तरफ लगातार आगे बढ़ पाए। इन्हीं से संबंधित ये कोड्स हैं। अब इन कोड्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी कमिटी थी जिसके द्वारा इन कोड्स की रिकमेंडेशन दी गई और इस बीसीएसबीआई की स्थापना कब हुई, फिर इसको डिसॉल्व क्यों किया गया। इनसे संबंधित कई बातें हैं जो आज की सेशन में आपको जाननी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2003 की बात करते हैं। नवंबर 2003 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमिटी का गठन किया जाता है और कमिटी संबंधित होती है ऑडिट से जुड़ी हुई, पब्लिक सर्विसेज में ऑडिट से संबंधित कमिटी। आम भाषा में हम इसी इसी तरह से बोलते हैं, लेकिन जब हम टेक्निकल वे में कमिटी के बारे में जानेंगे तो प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज ये कमिटी, और इस कमिटी के प्रमुख बनाए जाते हैं तारापुर साहब, एस तारापुर जी, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो पहली खबर, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है वो यहां से बन सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहला सवाल अगर बनेगा तो कहां से बनेगा, वो यहीं से बनेगा कि बीसीएसबीआई से संबंधित जो कमेटी थी उस कमेटी का नाम क्या है और कमेटी के प्रमुख कौन थे। तो बीसीएसबीआई से संबंधित जो कमेटी, उसका नाम प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमेटी, हेडेड बाय, और कमेटी के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम एस तारापुर साहब। उनके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई, उन रिकमेंडेशंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाथों हाथ लिया। आखिर इन रिकमेंडेशन में क्या बातें कही गई थी, इनको भी थोड़ा सा जान लीजिए। The main objective of the committee was to address the issues relating to availability of adequate banking services to common people। मतलब हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था तो है, लेकिन बैंकों के द्वारा जो कस्टमर तक सेवाएं दी जा रही हैं उसमें क्या कमियां हैं, क्या इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने से संबंधित एक कमेटी थी। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीएसबीआई रिलेटेड कमिटी, the main objective of BCSBI related committee is to address the issues relating to the availability of adequate services with the banking sector to the customer। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो बीसीएसबीआई जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये एक प्रकार के वॉलंटरी कोड थे। याद रखिएगा, सबसे पहले तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोड क्या थे। क्या ये कोई एक्ट था, क्या कोई परमानेंट कोड थे, क्या लीगल बाइंडिंग थे, या फिर एक प्रकार के वॉलंटरी कोड थे जो कि बैंकों को अपने ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट करने थे। तो BCSBI Banking Codes and Standard Board of India was set up on 18th Feb 2006 as a collaborative effort of Reserve Bank of India and banks। तो कई बार ये बेसिक सा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि इस पर्टिकुलर कोर्स को, इस पर्टिकुलर बॉडी को किन किन संस्थाओं ने मिलकर तैयार किया, किन किन संस्थाओं के अथक प्रयासों के द्वारा से स्थापित किया गया है। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा
फरवरी 2006 में बीसीएसबीआई गठित हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों के द्वारा मिलकर इसे स्थापित किया गया। बीसीएसबीआई क्या थे? अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, दूसरा सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी बन सकता है कि बीसीएसबीआई, व्हाट वाज द बीसीएसबीआई? तो बीसीएसबीआई वाज वॉलंटरी कोड्स, दीज आर द वॉलंटरी कोड्स व्हिच सेट्स द मिनिमम स्टैंडर्ड। यहां पर मिनिमम का मतलब ये नहीं कि न्यूनतम सेवाएं देना, मिनिमम का मतलब है कि इतनी सेवाएं तो मिलनी है, ये दोनों में अलग अलग बातें हैं। एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि भाई जब भी बैंक किसी कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं, किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उतनी सेवाएं तो मिलनी जरूरी है। और इससे क्या होगा कि मार्केट में जब हर बैंक इस प्रकार की सेवाएं देगा तो जो कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है वो बढ़ेगा और मार्केट, हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है, ये आगे की तरफ जाएंगे। कस्टमर जो है, जो जनता है देश की, उसका विश्वास जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर और मजबूत होगा और इसके माध्यम से हमारा फाइनेंशियल सेक्टर आगे की तरफ डेवलप करेगा। ठीक है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करना बैंकिंग प्रैक्टिसेस में फॉर बैंक्स टू फॉलो व्हेन दे आर डीलिंग विद द इंडिविजुअल कस्टमर्स, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। आगे बढ़ते हैं। अब बीसीएसबीआई, कोई पूछे क्या था, ये कोई फोरम था जहां पर कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बीसीएसबीआई वाज नॉट अ फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। तो कस्टमर की ग्रीवेंसेस जो होती हैं, कंप्लेंट्स जो होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उनको एड्रेस करने के लिए किसी प्रकार का कोई फोरम नहीं था। इट वाज अ वॉलंटरी कोड्स व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू द कस्टमर, कि वे क्या सेवाएं देनी है, कितनी सेवाएं देनी है, इतनी एडिक्वेट सर्विस तो होनी चाहिए। साथ ही साथ में कस्टमर को भी अवेयर होना जरूरी है कि उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो एज पर द एनुअल, अब देखिए यहां पर, ये तो मैंने बातें बता दी। अब 2006 में बीसीएसबीआई आ गया, फिर 2020 आता है, कोविड वाला वर्ष। बीसीएसबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो डिसॉल्व करने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। एज पर एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई डेटेड 25 ऑफ अगस्त 2020, ये वर्ष याद रखिए, 2020 याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द बीसीएसबीआई। तो बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर दिया गया। अब डिसॉल्व करने के बाद इसका जो नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया, नोडल डिपार्टमेंट मतलब इसकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? तो नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया किसको? सीईपीडी, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, सीईपीडी को बना दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप बोलेंगे सर इतने छोटे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें किसी एक एमसीक्यू में दी जा सकती हैं आपके लिए, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि दीज आर द स्टेटमेंट्स रिलेटेड विद द बीसीएसबीआई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर दिक्कत होगी कि आपको कई पॉइंट्स पता नहीं है, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है ना? तो फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब जब बीसीएसबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसके द्वारा दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोड तैयार किए गए थे, कोड्स तैयार किए गए थे। कोड्स का मतलब क्या था? कोड्स का मतलब था कि आ, उन कोड के अंतर्गत बैंकों को किस प्रकार की प्रैक्टिसेस इस्तेमाल में लानी है, उनके बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है, साथ साथ में कस्टमर अवेयरनेस से संबंधित बातें बताई गई थी। तो आपसे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि बीसीएसबीआई के अंतर्गत जो कोड ऑफ कमिटमेंट तैयार किए गए वो किस किस प्रकार के थे? तो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट दो प्रकार के थे, एक तो कस्टमर से संबंधित था और एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ था। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से संबंधित था। तो ये बात दिमाग में एकदम गांठ बात कर याद रख लेनी है कि देयर वर टू कोड्स, वन related with the customers, the another one related with the micro and small enterprises. Code of bank commitment to the customers and code of bank commitment to micro and small enterprises. ठीक है, अब इन कोड्स के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनको समझ लीजिए। पहली चीज तो, अब हम यहां पर दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, किसी एक फील्ड को नहीं। तो पहली चीज तो, अगर हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें, एमएससीज की बात करें,
तो ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा है ना, प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा भी था। कस्टमर से तो आप समझ सकते हैं कि भाई कस्टमर्स के लिए कोड जनरेट किया कि भाई उनको क्या क्या सेवाएं मिलनी चाहिए, मिनिमम इतना स्टैंडर्ड उनको सेवाएं दी जानी चाहिए, ये उनको सर्विसेज मिलने चाहिए, उनके राइट्स के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बैंक जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स सर्व करता है उन सभी पर ये कोड्स लागू होते थे। लेकिन जब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो यहां पर इस प्रकार के कोड को लाने के पीछे क्या उद्देश्य था? टू गिव अ पॉजिटिव थ्रस्ट टू एमएसईज, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर जो है इसमें एक पॉजिटिव थ्रस्ट दिया जाए, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे का बहाव बढ़े, सर्विसेज अच्छी बढ़े, इससे क्या होगा, ये सर्विस सेक्टर जो है ये आगे बढ़ेगा। बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ये वो सेक्टर है जो देश में दूसरा सेक्टर है सबसे ज्यादा रोजगार के साधन डेवलप करता है। प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज, टू प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी so that micro small enterprises can have better understanding of what they can reasonably expect of the services, to improve member bank understanding of their business through effective communication। तो एक तरह से देखा जाए ये टू वे चैनल था, कस्टमर यानी कि एमएसईज, कस्टमर्स और बैंक्स किस प्रकार से बेटर कम्युनिकेशन वे में आए जैसे कि ये पर्टिकुलर सेक्टर आगे की तरफ बढ़े। ऐसे ही to promote fair and cordial relationship between MSCs and member banks, और कस्टमर और बैंक के बीच में कैसे बेहतर रिलेशन को तैयार किया जाए, कैसे कस्टमर्स की नीड को समझा जाए, रिक्वायरमेंट को समझा जाए। हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें कैसे कॉन्फिडेंस को फोस्टर किया जाए और किस प्रकार से मार्केट फोर्सेस को एनकरेज किया जाए बेटर कंपटीशन के थ्रू हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। दीज वर द इंपॉर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव्स की जब हम चर्चा करते हैं वो। अब देखिए आपके लगातार एग्जाम काफी करीब आ रहे हैं, होली बीत चुकी है और आपके ऊपर क्लोजिंग का प्रेशर भी है, और उसी क्लोजिंग के प्रेशर के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। मार्च और अप्रैल मेहनत कर लीजिए, मई में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, आप आराम से पेपर निकाल लेंगे, जुलाई से आप हमारे साथ सीआईबी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सारे के सारे जीआईबी पेपर क्लियर करें एक बार में। इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है आप जीआईबी महापैक का हिस्सा बनिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर का एक्सेस तो मिलता ही है, साथ साथ में आपको यहां पर 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। एक बार जो बैंकर महापैक के साथ जुड़ गया उसे दोबारा कभी भी किसी दूसरे बैच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि सारे बैचेस इसी महापैक के अंतर्गत उसको मिल जाते हैं। ठीक है, module wise DPPs, class note, full length mock test, 24/7 doubt solution, you will get everything that 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है आपके सामने। और करंट विश्वास दिवस ऑफर भी चल रहे हैं, तो उसके तहत आपको अप टू 90% तक ऑफ मिल रहा है। फाउंडेशन बैच रेगुलर प्लान जो है 1999 और प्रो प्लान 2999 में उपलब्ध है। अब बात कर रहे हैं हम लोग वीकेंड बैच की। जैब वीकेंड बैच आपके लिए आ रहा है नवंबर 2026 के लिए, टारगेट कर रहा है नवंबर अगली साइकिल के लिए, इस साइकिल नहीं, अगली साइकिल। उन बैंकर्स के लिए जो बड़ा व्यस्त जिनका शेड्यूल है, ब्रांचेस दूर हैं, डेली अप डाउन करते हैं, अगले ये जो अपना है अभी मई वाला उस पर टारगेट नहीं कर रहे, आगे वाले पे टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए है बहुत ही जबरदस्त बैच आने वाला है, वीकेंड बैच। वीकेंड पे ही क्लासेस होंगी। जैब एमसीक्यू बैच ला चुके हैं हम आपके लिए, अभी भी मौका है, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, पढ़िए जबरदस्त तरीके से, और आप श्योर शॉट बहुत फायदा मिलने वाला है इस बैच से आपको। आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की टारगेट कर रहे हैं तो उसके नजरिए से आपके लिए बैच बहुत ही इफेक्टिव है, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। ठीक है, बुक्स की बात करें तो जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स मस्ट, बोल सकते हैं मस्ट रीड बुक्स है ना, तो आप इन्हें पढ़िए, इसके माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और बहुत अच्छा मटेरियल दिया गया है इसमें। 1224 में उपलब्ध है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब पर आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए jab_cap by भास्कर सर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए और कोई डाउट कोई क्वेरी बेफिक्र होकर अपने सवालों को पूछिए। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।